नमस्कार। मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है द ग्रैंड डिज़ाइन। इसको लिखा है स्टीफन हॉकिंग ने और लियोनार्ड लोडिनोव ने। स्टीफन हॉकिंग के बारे में शायद आपने सुना होगा, लेकिन लियोनार्ड लोडिनोव के बारे में बता दूं कि ये अमेरिका में फिजिसिस्ट थे और इन्होंने कई सारे किताबें भी लिखी हैं। द ग्रैंड डिज़ाइन जो किताब है ये यूनिवर्स के बारे में बताती है कि यूनिवर्स कैसे एग्जिस्ट करती है, क्यों एग्जिस्ट करती है। बहुत सारे रहस्यों को यूनिवर्स के बारे में ये किताब सुलझाती है और ये किताब 8 चैप्टर्स में लिखी गई है और हम लोग सारे चैप्टर्स को एक एक करके पढ़ेंगे। सिर्फ आज पहला चैप्टर ही पढ़ेंगे और तो पहला चैप्टर है द मिस्ट्री ऑफ बीइंग। ये पहला चैप्टर है इसी किताब का। तो ये जो किताब है ये बहुत ही आसान भाषा में लिखी हुई है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स इसमें यूज नहीं हुए हैं ताकि कोई भी आम इंसान इसको आसानी से समझ सके। फिर भी मैं आपको सबसे पहला चैप्टर समझा दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहला चैप्टर है द मिस्ट्री ऑफ बीइंग। पहले चैप्टर्स में ऑथर्स कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक क्यूरियस स्पेसीस है। जितने भी स्पेसीस हैं उसमें से ह्यूमन बीइंग काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस स्पेसीस है और वो अपने आसपास देखता है, चांद तारों को देखता है, सूरज को देखता है और कई सारे सवाल उसके मन में आते हैं। इतिहास में भी हम लोग देखेंगे तो पहले जो फिलोसोफर्स हुआ करते थे 2500 साल पहले या उससे पहले, तो उन्होंने भी कई सारे सवाल पूछे और जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि हाउ डज द यूनिवर्स बिहेव, यूनिवर्स कैसे बिहेव करती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रियलिटी, नेचर ऑफ रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है नेचर का। वेयर डिड ऑल दिस कम फ्रॉम, ये जो आसपास हम लोग देखते हैं, अपने आसपास चांद तारों को देखते हैं, अपने सराउंडिंग को देखते हैं, ये सारा चीज़ आया कैसे, यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में कैसे आया। डिड द यूनिवर्स नीड ए क्रिएटर, क्या यूनिवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए कोई क्रिएटर की ज़रूरत है, क्या कोई गॉड या फिर क्रिएटर ने यूनिवर्स को बनाया है। ये सारे सवाल का जवाब फिलोसोफर्स ने पूछते आए हैं बहुत पुराने समय से और ये सारे सवाल का जवाब स्टीफन हॉकिंग और लियोनार्ड लोडिनोव ने इसी छोटे से किताब में देने की कोशिश की है। तो ट्रेडिशनली असल में देखा जाए तो ये जो सारे सवाल हैं ये सारे फिलोसॉफी के सवाल हैं, लेकिन ऑथर्स कहते हैं कि फिलोसॉफी इज़ डेड, फिलोसॉफी मर चुका है। क्यों मर चुका है? क्योंकि फिलोसॉफी ने आज जो मॉडर्न साइंटिफिक डेवलपमेंट है उसी के साथ वो कीप अप नहीं कर पाया, उसके साथ नहीं चल पाया, खास करके फिजिक्स के साथ। और अभी जितने भी रिसेंट डिस्कवरीज हुए हैं कुछ 2000 साल के अंदर में, तो वो सारे डिस्कवरीज साइंटिस्ट ने किया है और वो फिजिक्स और मैथ्स को यूज करके किया है। तो इसी वजह से ऑथर्स कहते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं वो असल में टॉर्च बियरर हैं साइंस के, ना कि कोई फिलोसोफर्स। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को अगर देखा जाए तो हमारे जो यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम लोग देखते हैं वो एक वेल डिफाइंड पाथ में मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अर्थ है और दूसरे प्लैनेट्स हैं, ये सारे प्लैनेट्स सूरज के चारों तरफ एक वेल डिफाइंड पाथ में मूव कर रही हैं। उसी तरह और ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हम लोग देखते हैं, इसका कोई जो प्रेसाइज पोजीशन है उसको हम लोग बहुत आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी मूवमेंट में कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट का प्रेसाइज लोकेशन, उसका स्पेसिफिक पोजीशन डिटरमाइन किया जा सकता है। लेकिन जब हम एटम्स को देखते हैं, एटम्स में जो मौजूद एलिमेंटरी पार्टिकल या फिर आप कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल कह सकते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स को जब हम लोग देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, वो फिजिकल जो मटेरियल्स हैं, फिजिकल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके विपरीत वो बिहेव करती है, उससे अलग बिहेव करती है। इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल जैसे ही बिहेव करते हैं और वेव जैसे ही बिहेव करते हैं। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स थे, प्रोटॉन थे, न्यूट्रॉन थे, क्वांटम पार्टिकल्स को समझने के लिए, उनका बिहेवियर को समझने के लिए क्लासिकल फिजिक्स या फिर आप बोल सकते हैं ट्रेडिशनल फिजिक्स के जो फॉर्मूले हैं वो काम नहीं करते हैं।
इसी वजह से 1920 में क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत होती है, क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत होती है। और मैक्सवेल स्टार्ट करते हैं क्वांटम फिजिक्स का उसका स्टडीज़ को, और आगे जाके स्क्रोडिंजर, फेमैन, डी ब्रॉगली और भी कई सारे साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट क्वांटम फिजिक्स को आगे ले जाते हैं, उसको और भी बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। और क्वांटम फिजिक्स का जो थ्योरीज हैं वो सारे थ्योरीज इतने बेहतरीन तरीके से क्वांटम पार्टिकल्स को, उसके बिहेवियर्स को जिस तरह से एक्सप्लेन करती है, और उसके साथ साथ अगर वो सारे फॉर्मूलेस को हम लोग जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो क्लासिकल फिजिक्स जिसमें हम लोग लगाते हैं, क्लासिकल ट्रेडिशनल फिजिक्स जिसमें लगाते हैं, जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, उन पे भी अगर हम लोग क्वांटम थ्योरीज को अप्लाई करते हैं तो वो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करती है जो हम लोगों को क्लासिकल फिजिक्स या फिर ट्रेडिशनल फिजिक्स से हम लोगों को मिलना चाहिए। तो क्वांटम फिजिक्स के जो भी थ्योरीज हैं उन सारे थ्योरीज को समझना काफ़ी मुश्किल था, और उसको समझाने के लिए आते हैं बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट जिनका नाम है रिचर्ड फेमैन। और रिचर्ड फेमैन डायग्राम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। रिचर्ड फेमैन असल में अमेरिका में एक फिजिसिस्ट थे, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, और वो बोंगो ड्रम्स बजाते थे। बहुत ही मतलब बढ़िया मज़ेदार कैरेक्टर हैं, लेकिन उनको फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, खास करके क्वांटम फिजिक्स में। तो वो क्वांटम थ्योरीज को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। और फेमैन जो अप्रोच क्वांटम फिजिक्स के लिए देते हैं वो सबसे ज़्यादा मान्य है। अभी तक सबसे ज़्यादा मान्य अगर क्वांटम थ्योरीज को समझाने के लिए कोई है तो वो फेमैन का अप्रोच है। वो फेमैन कहते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है उसका कोई सिंगल हिस्ट्री नहीं है, कोई पर्टिकुलर सिंगल हिस्ट्री नहीं है। हमारा यूनिवर्स का मल्टीपल हिस्ट्रीज हैं, बहुत सारे इतिहास हैं। एक यूनिवर्स के बहुत सारे मल्टीपल इतिहास हैं, और यूनिवर्स में जितने भी चीज़ें हम लोग देखते हैं वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी का भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। यूनिवर्स में जितने भी सारे चीज़ें हैं वो सारे एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट हैं, और किसी का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। ये फेमैन समझाते हैं क्वांटम थ्योरी से कि हमारे जो सेंसेस हैं वो मोस्टली हम लोगों को धोखा देती है। फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि हम देखते हैं कि सूरज जो है पूरब से पश्चिम से मूव करती है, पूरब में उगती है और पश्चिम में अस्त होती है। लेकिन सचमुच में क्या ऐसा है? हमारे सेंसेस तो यही कहता है, लेकिन असल में है क्या? असल में अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, और हमको ये महसूस होता है कि सूरज जो है पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहा है। तो ये तो एक इल्यूजन है, लेकिन फैक्ट कुछ और है। और फैक्ट जो है वो हमको साइंस बताती है, साइंस का जो मॉडल्स हैं वो बताते हैं। जो भी चीज़ें हो रही होती हैं उसको हमारे सेंसेस उसको परसीव करती है और ब्रेन को डेटा पहुंचाती है। ब्रेन वो सेंसेस के थ्रू में एक मॉडल बनाती है और हमको बताती है कि ये चीज़ ऐसा है, और उसी वजह से हम लोग कोई भी चीज़ को डिफाइन करते हैं, समझ पाते हैं। लेकिन ब्रेन जो मॉडल बनाती है वो हमेशा एग्जैक्ट नहीं होता है। एग्जैक्ट होता है जो मॉडल साइंटिफिक है, साइंस के थ्रू हम लोग जो मॉडल बनाते हैं वो ज़्यादा अप्रोप्रिएटली, ज़्यादा सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाती है हर कोई बिहेवियर को, और हमारे सराउंडिंग या फिर हमारे यूनिवर्स के जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको बहुत अच्छी तरह से समझा पाती है वो साइंटिफिक मॉडल, जिसको कहते हैं, और जिस अप्रोच को कहा जाता है मॉडल डिपेंडेंट रियलिज्म। एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे जो अर्थ है, हम तो देखते हैं फ्लैट है चारों तरफ, लेकिन असल में क्या हमारा अर्थ फ्लैट है? हमारा अर्थ का जो शेप है वो है जियोइड शेप। और अर्थ को हम लोगों को समझने के लिए अलग अलग हम लोगों को मैप्स की ज़रूरत पड़ती है। मैप्स वो सारे मॉडल्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं अर्थ को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए। तो हमारे जो सेंसेस हैं उससे भी बेहतर तरीके से हम लोग मॉडल्स बना करके समझ सकते हैं। साइंस का अगर हम लोग हिस्ट्री देखें तो 2500 साल पहले और उससे भी पहले कई सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने थ्योरीज दी। सोक्रेटिस आए, प्लेटो आए, उसके बाद न्यूटन आए, अपना क्लासिकल थ्योरी ऑफ फिजिक्स दिए। उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स आई, क्वांटम फिजिक्स आई, क्वांटम थ्योरीज आई,
और उसके बाद हम लोगों को ऐसा एक थ्योरी चाहिए था जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग हो, जो यूनिवर्स के सारे फंडामेंटल फोर्सेस को एक साथ लें और हम लोगों को ऐसा एक फॉर्मूले दे जो यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जर्वेबल जो इवेंट हो रहा है उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट कर पाए। और असल में हम लोगों के पास ऑलरेडी एक ऐसा थ्योरी है जिसको कहते हैं एम थ्योरी। एम थ्योरी को कई सारे लोग मेम्ब्रान थ्योरी भी कहते हैं, मदर थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। तो एम थ्योरी असल में क्या है? एम थ्योरी असल में एक मॉडल है यूनिवर्स को समझने के लिए, और ये असल में एक थ्योरी नहीं है, ये फैमिली ऑफ थ्योरीज है, मतलब कई सारे थ्योरीज मिला करके एम थ्योरी बना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। अर्थ को हम लोगों को समझने के लिए कोई एक मैप की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोगों को 3-4 मैप की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट के पार्ट्स, वेस्ट के पार्ट्स, ये सारे मैप्स को एक समय देखने के लिए हम लोगों को 3-4 मैप्स को जोड़ के हम लोगों को देखना पड़ता है, तभी जा करके हम अर्थ को बहुत अच्छी तरह से, अर्थ का मैप को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अर्थ के बहुत सारे मैप्स होते हैं। एक होता है फिजिकल मैप्स, एक होता है पॉलिटिकल मैप्स, और एक होता है बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं अर्थ में पाए जाते हैं उसके मैप्स। तो ये सारे जो मैप्स हैं, कोई भी मैप गलत नहीं है, सारे मैप अर्थ को बहुत अच्छी तरह से समझाने के लिए यूज होते हैं। उसी तरह एम थ्योरी भी वैसा ही है। बहुत सारे थ्योरीज एक ही बिहेवियर के, एक ही ऑब्जर्वेशन को अलग अलग सिचुएशन में उसी को दर्शाने के लिए, उसको समझने के लिए, अलग अलग सिचुएशन में उसी को समझाने के लिए एम थ्योरी का यूज होता है। तो जानते हैं एम थ्योरी क्या कंक्लूड करती है। एम थ्योरी बताती है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो इकलौता यूनिवर्स नहीं है, मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं, मल्टीवर्सेस हैं, ये बताती है एम थ्योरी। और एम थ्योरी ये भी बताती है कि जितने भी यूनिवर्सेस बने हैं उसके लिए कोई डिवाइन पावर, गॉड या क्रिएटर की ज़रूरत नहीं है, और ये सारे यूनिवर्सेस बने हैं नथिंग से। और नथिंग से कैसे बने? फिजिकल लॉस की वजह से। क्योंकि ये सारे फिजिकल लॉस हैं, तो ये लॉस ही जिम्मेदार हैं यूनिवर्स को क्रिएट करने के लिए आउट ऑफ नथिंग। कोई भी क्रिएटर या फिर डिवाइन पावर की ज़रूरत नहीं है सारे यूनिवर्सेस को बनाने के लिए। और जितने भी यूनिवर्सेस बने हैं, सारे यूनिवर्सेस के अपने अलग अलग हिस्ट्रीज हैं। एक यूनिवर्स से मल्टीपल हिस्ट्रीज हो सकती हैं। और हम जो यूनिवर्स में सरवाइव करते हैं इसमें लाइफ है, हम लोग जिंदा हैं, बहुत सारे क्रिएचर्स हैं। लेकिन ऐसे भी यूनिवर्सेस हो सकती हैं जहाँ पर कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हम इसी यूनिवर्स में रहते हैं और इसी यूनिवर्स में लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो हम लोगों को फील होता है कि हम लोग सेंटर हैं यूनिवर्स के, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग एक छोटा सा कण हैं। ये ब्रह्मांड इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है, उसके सामने हम लोग कुछ भी नहीं हैं। हमारे अलावा और भी कई सारे यूनिवर्सेस हैं, वहाँ पे और भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। यूनिवर्स को और डीपर लेवल में समझने के लिए हम लोगों को और भी कई सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, जैसे कि ये यूनिवर्स कैसे बिहेव करती है, ये यूनिवर्स क्यों ऐसे बिहेव करती है, व्हाट इज़ देयर समथिंग रेदर देयर नथिंग, ये यूनिवर्स में जो भी चीज़ है वो एग्जिस्ट क्यों करती है, कुछ भी नहीं क्यों एग्जिस्ट करती है, वाई डू वी एग्जिस्ट, हम लोग क्यों एग्जिस्ट करते हैं, वाई दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ लॉस एंड नॉट सम अदर। ये जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ये जो लॉस हैं, नेचुरल लॉस हैं, यही लॉस ही क्यों एग्जिस्ट करती हैं, दूसरे लॉस क्यों नहीं एग्जिस्ट करती हैं। ये सारे सवाल हमारे मन में आते हैं और ये सारे सवाल का जवाब हम अगले वाले चैप्टर्स में डिस्कशन करेंगे। अगले वाले चैप्टर्स में बारी बारी से दूसरे चैप्टर्स पढ़ेंगे और किताब को समाप्त करेंगे। आज के लिए ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।